अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हजतुम जमात में नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 6 आम, जिसके मुसन्निफ है सादत हसन मिंटो। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम 8वीं जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सबक नंबर 6 आम, जिसके मुसन्निफ है सादत हसन मिंटो। तो बच्चों, आपने आम तो खाया होगा, जिसे हम फलों का राजा कहते हैं, और आम खाने में बहुत ही मीठा लजीज होता है। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहली बात पे नज़र डालेंगे। मेहमान अक्सर तोहफे लाते हैं। शादी ब्याह सालगिरह वगैरह की तकरीबात में शरीक होने वाले भी अपने साथ तोहफे लेकर जाते हैं। किसी के इम्तिहान में कामयाब होने, मुलाजमत में तरक्की हासिल करने या नए घर में दाखिल होने पर भी तोहफे पेश करने का रिवाज है। जैसे बच्चों, आपने देखा होगा अक्सर आपके घरों में मेहमान आते होंगे, शादी ब्याह होती होंगी, सालगिरह होते हैं, तो उसमें एक तकरीब होती है। तकरीब में देखो बहुत सारे घर वाले मेहमान जब हमारे घर में आते हो तो देखो तोहफे तो ज़रूर लेकर आते होंगे। अगर हम इम्तिहान में कामयाब हो जाए, हमें अगर कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, या हमने कोई नए घर में हम दाखिल हुए, तो उस दौरान हमारे घर में जो मेहमान आते हैं हमारे लिए तोहफे तो ज़रूर लाते हैं। तोहफे तहफ़ के लेन देन से आपसी ताल्लुकात बेहतर होते हैं। जैसे जो इंसान एक दूसरे के घर में तोहफे देता तो हमारे जो आपसी ताल्लुकात है, रिश्तेदारी काफ़ी बेहतर हो जाती है। झेल के अफसाने में इसी रिवाज को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया है। तो यहाँ पे इस अफसाने को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। इसके मुसन्निफ है सादत हसन मिंटो। जान पहचान। सादत हसन मिंटो 11 मई 1911 को मौजा सिमराला ज़िला लुधियाना में पैदा हुए। अभी यहाँ पे जान सादत हसन मिंटो 11 मई 1911 को मौजा सिमराला ज़िला लुधियाना में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम घर में, जैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई घर में इब्तिदाई तालीम घर में हुई। 1931 में उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उन्होंने अपनी मैट्रिक की इम्तिहान मुकम्मल की। उनके मुआशी हालात इंतहाई ख़राब थे, उस वजह से वो तालीम जारी ना रख सके। जैसे उनके उनके हालत सही नहीं थे, इसलिए वो अपनी पढ़ाई जारी न कर सके। वो उर्दू के मुमताज़ अफसाने निगार थे। उन्होंने इंसानी नफ्सियात को अपना मौजू बनाया था। सयाह हाशिए, ऊपर नीचे दरमियान, खाली बोतलें खाली डब्बे उनकी मशहूर किताबें हैं। इनकी बहुत से रेडियो ड्रामे भी शाये हो चुके, जैसे सयाह हाशिए, ऊपर नीचे दरमियान, खाली बोतलें खाली डब्बे उनके मशहूर किताबें। उनके बहुत से रेडियो ड्रामे भी शाये हो चुके हैं। 18 जनवरी 1955 को उनका इंतकाल होगा। जैसे मुसन्निफ होते हैं वो तरह तरह के अफसाने लिखते हैं, मज़ामीन लिखते हैं। उनकी किताबें शाये की जाती। नौजवान लड़के लड़कियाँ उनकी कहानियों को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे उनका इंतकाल 18 जनवरी 1955 को उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। इस सबक को उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज से बयान किया है। खजाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्शिश की रसाई बड़े साहब तक पहुंची है। चनाचा वो सबकी इज्जत करते थे। हर महीने पेंशन के कागज़ भरने, रुपया लेने के लिए वो खजाने में आता तो उसका काम इस वजह से जल्द कर दिया जाता था। जैसे आपने देखा होगा, आपने बैंक वगैरह देखे होंगे, तो वहाँ पे जो मुंशी प्रेम होते हैं, तो वहाँ पे वो किस पैसे को कौन से अकाउंट में डालना है, कैसे रखना है, वो उन सब चीज़ों की बराबर देखभाल करते। 50 रुपये उसको अपनी 30 साल खिदमत के ओझ हर महीने सरकार की तरफ से मिलते थे। जैसे 50 रुपये उसको अपनी 30 साल खिदमत के ओझ पर महीने सरकार की तरफ से मिलते थे। जैसे सरकारी मुलाजमत थी। हर महीने 10-10 के 5 नोट अपने कांपते हुए हाथों से पकड़ता, अपनी पुरानी वजह के कोट की अंदरूनी जेब में रख लेता। तो यहाँ पे खजाने के तमाम क्लर्क जानते मुंशी करीम बख्शिश की रसाई बड़े साहब तक भी पहुंचे। मतलब मुंशी करीम बचाई, वो मतलब सबकी इज्जत करते थे। हर महीने पेंशन के कागज़ भरने, रुपया लेने के जब वो खजाने में आता तो उसका काम उस वजह से जल्द कर दिया जाता था। 50 रुपये उसको अपनी 30 साल खिदमत के औस पर हर महीने सरकार की तरफ से मिलते थे। हर महीने 10 के 10 5 नोट अपने कांपते हुए हाथों से पकड़ता, अपनी पुरानी वजह को कोट के अंदरूनी जेब में रख लेता। चश्मे से खरांची की तरफ तश्कर भरी नज़रों से देखता, ये कहकर अगर ज़िंदगी हुई तो अगले महीने फिर सलाम करने के लिए हाजिर होऊंगा। बड़े साहब के कमरे की तरफ चला जाता। जैसे आपने देखा होगा, जो बैंक होता है तो वहाँ पे जो काम करते हैं, जो बहुत इंसान जो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी रिटायर की उम्र आ जाती है, तभी भी वो काम करते हैं। मतलब यहाँ पे उन्हें 30 साल खिदमत करने के बावजूद उन्हें हर महीने 50 रुपये मिलता था। हर महीने 10-10 के 5 नोट रुपये अपने कांपते हाथों से पकड़ते और वही कहते, मतलब कमरे में जाके उन्हें सलाम करते, कहते कि अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं अगले महीने फिर सलाम करने के लिए हाजिर रहूँगा। जैसे जो बूढ़े आदमी रहते हैं वो हमेशा यही सोचते कि हमारी मौत कभी भी हो सकती है। 8 बरस से उसका यही दस्तूर था कि खजाने के करीब करीब हर क्लर्क को मालूम था कि मुंशी करीम बख्शिश
जो मुतलाबिल खफिया कचहरी में कभी मुहफ़्फ़ज़ दफ्तर हुआ करते थे, वो बेहद वज़ादार शरीफ़ुत तबी हलीम आदमी हैं। मुंशी करीम बख्श ने वाकई उनकी सफ़ात का मालिक था। अभी यहाँ पे 8 बरस से यही दोस्तों मतलब उनका ये रिकॉर्ड था। उनके बारे में लोग ने ये सुना था कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो हमें अपने खजाने की काफ़ी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। और उन्हें कचहरी में अपनी तवील मुज़ामत के दौरान अफसराने बिलाने हमेशा उनकी तारीफ़ की। बाज़ मुसन्निफ़ों को मुंशी करीम बख्श से मोहब्बत हो गई थी। उसके जुलूस का हर शख्स को कायल था। जैसे जो उनका किरदार काफ़ी अच्छा था मुंशी करीम का। उस वक्त मुंशी करीम बख्शिश को उम्र 65 से कुछ ऊपर थी। बुढ़ापे में आदमी उमूमन कम गो हलीम हो जाता, मगर वो जवानी में भी ऐसी ही तबीयत का मालिक था। दूसरों की खिदमत करने का शौक़ उस उम्र में भी वैसे ही कायम था। जैसे वो 60 बरस के 65 बरस के हो गए थे, लेकिन उनका मिजाज वैसे ही था। वो वो लोगों की खिदमत में हमेशा आगे बढ़ बढ़ के काम करते। खजाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्शिश एक मरबी मेहरबान जज का लड़का था। अभी मुंशी करीम कौन था? एक मरबी मेहरबान जज का लड़का था। जब साहब की वफ़ात पे उसे सदमा हुआ था कि अब हर महीने उनके लड़के को सलाम करने की गर्ज से ज़रूर मिलता था। उससे पहले उसे बहुत तस्कीन हुई थी। मुंशी करीम बख्शिश उन्हें छोटे जज साहब कहा करता था। पेंशन के 50 रुपए जेब में डालकर वो बरामद तय करता। जैसे मुंशी करीम वो रिटायर हो गए थे, मतलब उन्हें उन्हें उनकी उनकी रिटायरमेंट उन्हें पेंशन 50 रुपए हर महीना मिलती थी। चक लगे कमरे के पास जाकर अपनी आमद का इत्तला करवाता। छोटे जज साहब उसको ज़्यादा देर तक बाहर खड़ा ना रखते, फौरन ही अंदर बुलाए सब काम छोड़कर उससे बातें कर देते। रस्मी गुफ्तगू के बाद मुंशी करीम बख्शिश जब साहब की मेहरबानियों का जिक्र छेड़ लेता, उनके बुलंद किरदार की वजाहत बड़े फदीव अंदाज में करता। बार बार कहता, अल्लाह बख्शे मरहूम फरिश्ता खुश इंसान थे, खुदा उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मुंशी करीम लहजे में खुशामद वगैरह की ज़रब न वो जो कुछ कहता था महसूस करके कहता। उसके मुतल्लिक जज साहब के लड़के को जवाब खजाने के बड़े अफसर से अच्छी तरह मालूम था कि यही वजह कि इसको इज्जत के साथ अपने पास बैठाते, देर तक खुद की बातें करते। मुंशी करीम मतलब उनका जो मिजाज था काफ़ी अच्छा था। लोग उनसे बातें करते, खूब उनको इज्जत देते, यहाँ वहाँ की बातें करते। हर महीने दूसरी बातों के अलावा मुंशी करीम बख्श ने के आम के बागों का भी जिक्र आता था। जैसे वो हम एक दूसरे से बातें करते तो हमारे जिक्र में कोई ना कोई इन्वान ज़रूर रहता है। तो मुंशी करीम बख्शिश के बातों में किसका जिक्र रहता था? आम के बागों का काफ़ी जिक्र होता था। मौसम आने पर जज साहब के लड़के को कोठी पर आमों का एक टोकरा पहुंचा जाता था। तब मौसम आने पर ही जैसे आम का मौसम आता था, मतलब जज साहब की जो वो कठेरी रहती थी, उनकी कोर्ट कचहरी पे आमों का टोकरा पहुंचाया जाता था। मुंशी करीम बख्श को खुश करने के लिए वो हर महीने इसको याद दहानी करा देते थे। मतलब मुंशी करीम बख्श को खुश करने के लिए हर महीने उन्हें पेश किया जाता था आम का टोकरा। मुंशी साहब देखिए, इस मौसम पर आमों का टोकरा भेजना ना भूलिएगा। पिछली बार आपने जो आम भेजे थे उनमें से इनमें से सिर्फ दो हिस्से में आए। कभी 3 हो जाते, कभी 4, कभी सिर्फ एक ही रह जाता। अब यहाँ पे मुंशी करीम के उनके जिक्र में आमों का बागों का काफ़ी जिक्र होता था। जैसे मौसम आने पर जब साहब के लड़के की कोठी पर वो आम का टोकरा ज़रूर पहुँचाया करते थे। मतलब उनसे यही कहते थे कि अभी आम का मौसम आने वाला है तो हमें आम की टोकरी भेजाना भूलना नहीं। मतलब कभी कभी हमारे हिस्से में तो एक ही आम आता, कभी 2 आता, कभी 4 से एक ही रह जाता है। मुंशी करीम बख्शी से सुनकर बहुत खुश हो जाता। हुजूर, ऐसा कभी हो सकता है? जो ही फसल तैयार हो हुई है फौरन आपकी खिदमत में टोकरा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। दो कहिए, 2 हाजिर कर दूंगा। ये बाग किसके हैं? आप ही के तो हैं। अब यहाँ पे मुंशी करीम ने क्या बोला? हाँ हुजूर, आप जैसा बोलो, अगर आप कहते तो मैं 2 टोकरी आम भिजवा दूंगा। कभी कभी छोटे जज साहब पूछ लिया करते थे, मुंशी जी आपके बाग कहाँ हैं? कभी कभी छोटे जज आपके बाग कहाँ हैं, क्योंकि उनके वहाँ आम का बगीचा था। देना नगर में हजूर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही। इनमें से एक तो मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा है, जो इन दोनों का इंतजाम वगैरह करता है। यहाँ पे मतलब उनके पास आम के बाग थे, एक बाग उन्होंने अपने छोटे भाई के नाम कर दिया था। मई की पेंशन लेने के लिए मुंशी करीम बख्श जो उनकी दूसरी तारीख को खजाने गया। जैसे मई की पेंशन लेने के लिए वो दूसरी तारीख को खजाने गया। 10-10 के 5 नोट कोट को अंदर जेब में रखकर उसने छोटे जज साहब के कमरे का रुख किया। मतलब 10-10 के 5 नोट रखकर 5 नोट कोट में रख के और जज साहब का कमरे का रुख किया। हस्बे मामूल उन दोनों में ही रस्मी बातें हुई। आखिर में आमों का जिक्र भी आया, जिसमें मुंशी करीम बख्श ने कहा, दीना नगर से चिट्ठी आई है कि अभी आमों के मुंह पर
आमे के मुंह पर चीप नहीं आया, जो ही चीप आ गया है। फसल फसल पक्का तैयार हो गई, मैं फौरन पहला टोकरा लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुआ। छोटे जज साहब, इस दफ़ा ऐसे तोहफे को दफ़ा आम ही होंगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मलाई शहद के कूट ना हो तो मेरा जिम्मा नहीं। मैंने लिख दिया कि छोटे जज साहब के लिए एक टोकरा खास तौर पर भरवा दिया है। सवारी गाड़ी से भेजाया जाए ताकि जल्द एहतियात से पहुंचे। 10-15 रोज आपको इंतजार करना पड़ेगा। छोटे जज साहब ने शुक्रिया देखा। मुंशी करीम बख्श ने अपनी छतरी उठाई और खुश खुशी घर वापस आ गया। अब यहाँ पे जब वो अपनी पेंशन लेने गए तो मतलब मुंशी बख्श ने क्या बजाया था, मुंशी करीम बख्श ने जज साहब को एक टोकरी आम भिजाया था, क्योंकि उनके यहाँ आम का बाग था। कि मतलब वो तोहफे में क्या देना चाहते थे, अपने जज साहब को आम का टुकड़ा देखा जाए ताकि वो शौक से आम खाए। लजीज मीठे मीठे रसीले आम को बड़े शौक से खाए। मतलब फिर बाद में जब मुंशी करीम बख्श ने जज साहब को आम का टोकरा दिया तो जज साहब ने मुंशी करीम को शुक्रिया कहा कि बहुत बहुत तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। घर में उसकी बीवी और बड़ी लड़की थी। ब्याह के दूसरे साल लड़की का खामन मर गया था। मतलब घर में उसकी बीवी थी और ब्याह के दूसरे साल उसका जो शौहर था मुंशी करीम बख्श की कोई औलाद नहीं थी। मतलब मुंशी करीम बख्श की उसकी बीवी थी और बड़ी लड़की थी। मतलब ब्याह के दूसरे साल जैसे उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी तो उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। मुंशी करीम बख्श की कोई औलाद नहीं थी, मगर इस मुख्तसर से कमबे के बावजूद 50 रुपये में उसका गुजर बहुत ही मुश्किल से होता था। मतलब मुंशी करीम की और कोई औलाद नहीं थी, मगर उसके मुख्तसर में भी का जो खानदान था 50 रुपये में उसका गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता था। इसी तंगी के पास उसकी बीवी के तमाम जेवर 59 बरसों में आहिस्ता आहिस्ता बिक गए थे। मतलब गुजारा करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी तो आहिस्ता वो सारे जेवर बिक गए थे। मुंशी करीम बख्श फजूल खर्च नहीं था। उसकी बीवी वो बड़े किफ़ायत शार थे, मगर इस किफ़ायत शारी के बावजूद तनख्वाह में से एक पैसा भी इनके पास ना बचता था। मुंशी करीम मतलब फजूल खर्च नहीं करते थे। उनकी बीवी बड़े किफ़ायत शार थी, मतलब बहुत मुश्किल से जो भी तनख्वाह मिलती उसमें सारा घर चलाती थी। इसकी वजह से सिर्फ ये ना थी कि मुंशी मतलब एक पैसा भी उनके पास ना बचता था। इसकी वजह से सिर्फ ये थी कि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मुसरत महसूस करता था। मतलब मुंशी करीम मतलब उन्हें माना जो भी पैसा मिलता था, मतलब 50 रुपये में घर का गुजारा करना काफ़ी मुश्किल होता था। मतलब इसके बावजूद मुंशी करीम बख्श आदमियों की खिदमत करने में, लोगों की मदद करने में काफ़ी हिचकिचाते नहीं थे। उन चंद खास आदमियों की खिदमत गुजारी में जिनसे उसे दिली अकीयत थी। एक तो जज साहब के लड़के थे, दूसरे एक और डिप्टी साहब थे जो रिटायर होकर अपनी ज़िंदगी का बकाया हिस्सा एक बहुत बड़ी कोठरी में गुजारे थे। इनसे मुंशी करीम बख्श की मुलाकात हर रोज़ सुबह सवेरे कंपनी की बाग में हुई थी। इस अफसर को भी मुंशी करीम बख्श हर साल मौसम पर एक टोकरा भेजा था। यहाँ पे मुंशी करीम बख्श के पास जो आम का बागीचा था, बाग में उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। तो वह इस अफसर को भी मुंशी करीम बख्श ने हर साल आम के मौसम पे एक टोकरा आम का भिजाया करते थे। आम देने के बाद जब वो कोठी से निकलता तो उसके चेहरे पे तमतहम होती, एक अजीब किस्म की रूहानी तस्कीर उसे महसूस होती जो कई दिनों तक उसको मसरूर रखती। जैसे उन्हें मुंशी करीम बख्श ने उसे आम का टोकरा भिजाया तो उसने उसे मुस्कुराया और शुक्रिया कहा। वो कमज़ोर ज़रूर था, 65 बरस की उम्र में कौन कमज़ोर नहीं हो जाता, मगर इस कमज़ोरी के बावजूद उसमें कई मेल पता चलने की हिम्मत थी। मतलब 65 साल का जब इंसान हो जाता तो वाकई बूढ़ा कमज़ोर हो जाता, फिर भी उसके बावजूद वो पैदल चलने में कभी भी हिम्मत नहीं आता। खास तौर पर जब आमों का मौसम आता तो वो डिप्टी साहब छोटे साहब को आमों की टोकरे भेजने के लिए इतनी दौड़ धूप करता था कि 20-25 बरस के जवान आदमी भी क्या करेंगे। मतलब जब आमों का मौसम आता तो डिप्टी साहब छोटे साहब को आमों के टोकरे भेजने के लिए इतनी दौड़ धूप भिजाया करते थे। यहाँ पे 20-25 बरस के जवान आदमी भी क्या करेंगे। बड़े एतमाद से टोकरे खोले जाते थे, उनका घास फूस अलग किया जाता था। आपने आम की टोकरी देखी होगी, जब बागों में लोग आम लाने के लिए जाते थे तो जब वो आम की पेटी टोकरी खोलते थे उसमें बहुत सारी काफ़ी घास फूस हुआ करती थी। दागी गले सड़े दाने अलग किए जाते थे। साफ सुथरे आम नए टोकरों में गिनकर डाले जाते थे। जिसमें दाग लगा है या सड़न आई है उस आम को अलग कर देते थे और साफ सुथरे आम को नए टोकरे में डालते थे। मुंशी करीम बख्श एक बार फिर अपना इत्मीनान करने की खातिर उनको गिन लेता था ताकि बाद में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मतलब इतना सारा काम करने के बावजूद इत्मीनान से सारे आमों को गिन लेता ताकि इस बाद में शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। आम निकालते टोकरों में डालते वक्त मुंशी करीम बख्श की बेटी उसकी बीवी के मुंह में पानी भरा था, मगर दोनों खामोश रहते। जैसा जब वो टोकरी में से आम निकाल रहे थे तो मुंशी करीम की बीवी के मुंह में पानी आ गया, लेकिन फिर भी उस दौरान वो दोनों खामोश थे। बड़े बड़े
भरे बड़े बड़े रस भरे खूबसूरत आमों का ढेर देखकर जब उनमें से कोई ये कहे बगैर नहीं रह सकती थी, क्या हर्ज अगर इस टोकरे में से 2 आम निकाल लिए जाए। तो मुंशी करीम बख्श ने जवाब मिलता, और आ जाएंगे, इतना बेताब होने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे मतलब अब इसमें क्या मतलब उनकी बीवी और बेटी क्या कह रही कि हम टोकरे में से आम निकाल लेते हैं, तो 2-4 आम निकाल लेंगे तो क्या हर्ज हो जाएगा। तो मुंशी करीम ने क्या बोला, उसमें कौन सी बड़ी परेशान होने की बात है, हमारे पास और आम की टोकरी आ जाएगी। इस दिन का दोनों चुप हो जाते, अपना काम करती रहती। मतलब मुंशी करीम बख्श की बेटी क्या कह रही है, इन टोकरों में काफ़ी अच्छे मीठे रसीले लजीज आम हैं, हमें अगर 2-4 निकाल लेते तो उसमें क्या हर्ज जाता। तो मुंशी करीम बख्श ने क्या कहा, कोई बात नहीं, इसमें तो हर्ज नहीं, लेकिन हमारे पास और भी आम की टोकरी आ जाएगी। इस दिन का दोनों चुपचाप हुए, अपना अपना काम करती रहीं। जब मुंशी करीम बख्श के घर में आमों को टोकरे आते थे तो गली के सारे आदमियों को उसकी खबर लग जाती थी कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला नीचा बंद का लड़का जो कबूतर पालने का शौकीन था, दूसरी रोजी आ धमकता मुंशी करीम बख्श की बीवी से कहता था कि खाला, मैं घास लेने के लिए आया हूँ, कल खालू उनके आमों के 2 टोकरे लाए थे, इनमें से जितनी घास निकली हो मुझे दे दीजिए। अब यहाँ पे जब जैसे मुंशी करीम के घर में आमों की टोकरी आती थी तो लोगों के आस पास पड़ोसी को पता चल जाता कि खाला, मुझे घास फूस चाहिए, मुझे पता है आपके घर में आमों की टोकरी आएगी, तो उसमें जो भी बचे मुझे घास फूस है मुझे दे दीजिए। हमसाई नोरा, जिसकी कई मुर्गियां पाल रखी थी, इसे उस शाम को मिलने आ जाती थी। उधर उधर की बातों के बाद कहा करती थी कि पिछले बरस तो जो तुमने मुझे एक टोकरा दिया था बिल्कुल टूट गया है, इसके इस अब के भी एक टोकरा कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ पे जिसके हमसाए जो दोस्त महबाब आए थे जो मुर्गियाँ पाला करते थे, वो भी मुंशी करीम बख्श के वहाँ आए थे। उन्होंने बोला कि इस बार जो आपने आम की टोकरी भेजाई थी उसमें तो बाकी टोकरी वजह उसमें कुछ खास आम नहीं थे, हमें एक टोकरी अच्छी खासी टोकरी भर के आम भेजा देना। इसमें मामूल दिफा में आमों के दोनों टोकरे की घास यूँ चली गई, गले सड़े दाने अलग किए गए जो अच्छे थे उनकी मुंशी करीम बख्श ने अपनी निगरानी में घुमा कर नए टोकरों में रखवाया। 12 बजे से पहले ये काम खत्म हो गया कि अच्छा दोनों टोकरे गुसल खाने में ठंडी जगह रह दिए गए ताकि आम ना खराब हो। जब यहाँ पे मुंशी करीम ने सारी टोकरियों को सही अलग करवाया ताकि इसमें जो बाकी के आमों में जो सड़न आई है उसमें नए अच्छे खासे आम में सड़न ना आए। इधर से मुतमईन होकर दोपहर का खाना खाने के बाद मुंशी करीम बख्श ने कमरे में चारपाई पर लेट गए। वो मुंशी करीम ने दोपहर का खाना खा के कमरे में चारपाई चटाई पर लेट गए। जून के आखिरी दिन थे, इस कदर गर्मी थी कि दीवारों की तरह दीवार तवे की तरह तप रही थी। वो गर्मियों में आमतौर पर गुसल खाने के अंदर ठंडे फर्श पर चटाई बिछाकर लेटा करते थे। मतलब जून का आखिरी दिन था, उस दौरान शदीद गर्मी हो रही थी। मतलब उस दौरान ज़मीन तावे की तरह तड़प रही थी, तब तावे की तरह तप रही थी। या गर्मियों में आमतौर पर गुजल खाने के अंदर ठंडे फर्श पर चटाई बिछाकर लेट जाया करते थे। यहाँ मोरी के रास्ते ठंडी ठंडी हवा भी आ जाती थी। मोरी लेकिन अब इसमें 2 बड़े बड़े टोकरे पड़े पड़े थे। इसको गर्म कमरे में जो बिल्कुल तनवर बना हुआ था, 6 बजे तक वक्त गुजारता था। मतलब उस दौरान गर्मी का मौसम था तो ठंडी ठंडी ठंड मतलब वो उस दौरान क्या करते, ठंडी ठंडे फर्श पे चटाई बिछाकर आराम कर लिया करते थे। हर साल गर्मियों के मौसम में जब मामों के ये टोकरे आते तो उसे एक दिन आग के बिस्तर पर गुजारना पड़ता था, मगर वो उस तकलीफ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेता। करीबन 5 घंटे तक छोटा सा पंखा बार बार पानी में तर करके झिलता रहता है। इंतहाई कोशिश करता कि नींद आ जाए, मगर एक पल के लिए भी उसे आराम नसीब ना होता। जून की गर्मी और ज़िद्दी किस्म की मक्खियाँ किसी सोने नहीं देती। हर साल मतलब गर्मियों का मौसम आता, आमों की टोकरी आती। मतलब जब आमों की टोकरी आती तो काफ़ी गर्म होती, उसे ठंडा करने के लिए 4-5 घंटा तो उसे पंखे के नीचे रखना पड़ता था। मतलब इंतहाई इतनी शदीद नींद आया जाया करती थी। गर्मियों में आराम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। मतलब गर्मी में काफ़ी मक्खियाँ आती है जो हमें सुकून से सोने नहीं देती। आमों के टोकरे गुसल खाने में रखवा कर जब वो गर्म कमरे में लेटा तो पंखा चलते चलते एकदम से उसका सर चकराया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर ऐसा महसूस हुआ कि इसका सांस उखड़ रहा है। वो सारे का सा वो सारे का सारा गहराइयों में उतर रहा है। इसके दौरान इसे कई बार पड़ चुके थे, इसलिए कि इसका दिल कमज़ोर था, मगर ऐसा ज़बरदस्त दौरा पहले कभी नहीं पड़ा। सांस लेने में उसको बड़ी बड़ी दिक्कतें महसूस होने। घबरा कर उसने आवाज़ देकर अपनी बीवी को बुलाया। आवाज़ सुनकर उसकी बीवी लड़की दोनों दौड़ी दौड़ी आई, जो दोनों जानती थी कि इसके दौरे क्यों पड़ते। फ़ौरन उसकी बेटी ने
अब्दुल्ला नीचा बंद के लड़के को बुलाया, उससे कहा कि डॉक्टर को बुला लाए कि वो ताकत की सुई, ताकि वो ताकत की सुई। लेकिन चंद मिनटों में मुंशी करीम बख्श की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसका दिल बैठने लगा। बेकरारी में इस कदर बढ़ गई कि वो चार पाई पर मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी बीवी बेटे ने देखकर शोर बड़बड़ कर दिया, जिसके बाद आसपास के बहुत लोग जमा हो गए। अभी उस दौरान क्या हुआ, जब शदीद गर्मी होने लगी, आमों की टोकरियाँ उसमें घर में आने लगी, तो वो उसे गुसलखाने में रख दिया करता था। लेकिन जब शदीद गर्मी होती थी तो उसे उसे घबराहट होने लगती थी, उसकी तबीयत खराब होने लगती थी, उसे सांस लेना उसका दुश्वार हो जाता था, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो ये उसकी हालत देख कर उसकी बीवी और बेटी दोनों दौड़ी दौड़ी आई कि मुंशी करीम चंद को क्या हो गया है। उन्होंने अपने मोहल्ले के अब्दुल्ला नीचा को बुलाया ताकि वो डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर उन्हें ताकत का सुई दे। जब उनकी ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी, वो मतलब ज़मीन में मछलियों की तरह तड़पने लगे, तो वो उनकी बेटी और बीवी शोर मचाने लगे। बहुत कोशिश की गई इसकी हालत ठीक है, लेकिन कामयाबी ना हुई। डॉक्टर बुलाने के लिए 3-4 आदमी दौड़े गए, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई वापस आए कि मुंशी करीम बख्श की ज़िंदगी का आखिरी सांस लेने लगा। मतलब बहुत से लोग आसपास के जो पड़ोसी थे, 2-4 लोग भागे, 2-4 लोग गए दवाखाना गए डॉक्टर को बुलाने के लिए। लेकिन डॉक्टर को बुलाने के बाद मुंशी करीम बख्श अमर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से करवट बदल कर उसने अब्दुल्ला चबन को उसके पास ही बैठा था अपनी तरफ मुतवज्जा किया, अडूबती आवाज़ में कहा कि तुम सब लोग बाहर चले जाओ, मैं अपनी बीवी से कुछ कहना चाहता हूँ। फिर जितने भी आसपास पड़ोसी के जो बैठे थे, दोस्त अहबाब, उन्होंने बोला कि तुम सब बाहर चले, मैं अपनी बीवी से कुछ कहना चाहता हूँ। सब लोग बाहर चले गए। उसकी बीवी और लड़की दोनों अंदर दाखिल हुए। रो कर उनका बुरा हाल होता। मुंशी करीम बख्श ने इशारे से अपनी बीवी को पास बुलाया, कहा दोनों तो फिर आज शाम ही डिप्टी साहब छोटे जज साहब को कोठी पर ज़रूर पहुँचा दीजिए, पड़े खराब हो जाएंगी। मतलब उस दौरान जब वो आखिरी सांस ले रहे थे, तो उसने सारे अपने दोस्त अहबाब को बाहर भेज दिया और अपनी बीवी और दोनों लड़कियों को बुलाया कि मेरा ये पैगाम ज़रूर पहुंचा देना। मुंशी बख्श ने कहा कि मैं अपनी बीवी को बुलाया, कहा कि दोनों टुकड़ी जो आमों की रखी हुई है, डिप्टी साहब छोटे जज साहब को ज़रूर पहुंचा देना, वो पड़े हमारे गुजर खराब हो रही है। इधर उधर देखकर उसने बड़े धीमे लहजे में कहा, देखो तुम्हें मेरी कसम है, मेरी मौत के बाद भी किसी को आमों का राज मालूम ना हो, किसी को आमों का राज मालूम ना हो, किसी से ना कहना कि ये आम हम बाजार से खरीद कर लोगों को बेचते थे। ये किसी से ना कहना कि ये आम हम बाजार से खरीद कर लोगों को बेचते थे। कोई पूछे तो ये कहना कि कोई पूछे तो ये कह देना कि देना नगर में हमारे बाग है। बस देखो, जब मैं मर जाऊं तो छोटे जज साहब को ज़रूर इतला देना। मतलब वो उधर उधर देख रहे थे कि उन्होंने बड़ी धीमी लहजे में अपनी बीवी से बात की, कहा कि तुम्हें मेरी कसम, मतलब मेरी मौत के बाद किसी को मेरी आमों का राज मालूम ना कि ये आम हम बाजार से खरीद कर लोगों को भेजते थे। मतलब कोई पूछे तो कहेगा कि आम तुमने कहाँ से खरीदा, तुम्हारे आम के बाग कहाँ है, तो कह देना कि हमारा आम दीना नगर में है। जब मैं मर जाऊं तो छोटे जज साहब को ये बात को इतला देना, उन्हें आम की टोकरी ज़रूर भेजा देना। चंद लम्हात के बाद मुंशी करीम बख्श मर गया। उसकी मौत से छोटे जज साहब को लोगों से मुतल्ला कर दिया गया, मगर वो चंद नागुज़िर मजबूरियों के बाद जनाजे में शामिल ना हो सके। मतलब कुछ साल बाद क्या हुआ, मुंशी करीम बख्श का इंतकाल हो गया। उसकी मौत से छोटे जज साहब लोगों से मुतल्ला करने लगे कि पता चल गया मुंशी करीम बख्श का इंतकाल हो गया है। कि आपने देखा इस सबक में कैसा मुंशी करीम जो बख्श थे, जो अच्छे इंसान थे, वो तोहफे में क्या दिया करते थे लोगों को, आम की टोकरी दिया करते थे। जैसे हमारे अक्सर हम अपने दोस्त अहबाब के घर में जाते या रिश्तेदार के घर में जाते या किसी तकरीब में जाते, तो हम ज़रूर अपने लिए तोहफे लेके जाया करते। लेकिन मुंशी करीम बख्श वो तोहफों में क्या दिया करते थे, आम की टोकरी दिया करते थे और लोगों को ये बात कहते थे कि हमारे यहाँ आम का बाग है, हमारे यहाँ आम का बगीचा है, आइए हमारा बाग दीना नगर में है। तो आइए सबक की जरा हम आइए देखेंगे। खजाना वो सरकारी दफ्तर जहाँ हुकूमत का रुपया पैसा रखा जाता है, मतलब वो जहाँ पे हुकूमत का रुपया पैसा रखा जाता है। मुहाफिज दफ्तर का निगरान, वज़ादार अपने तौर तरीकों पर कायम रहने वाला, पाबंद वज़ा अच्छी किताब। मुंशी दफ्तर थाने में हिसाब किताब रखने वाला क्लर्क। शरफुल मतबा शरीफ तबीयत वाला, हलीम यानी बर्दबा नरम दिल। मरब्बी परवरिश तरबियत करने वाला सरपंच। चक यानी बासों की तेलियों का पर्दा। तोहफा यानी मुराद बेहतरीन। किफ़ायतशार बहस करने वाला, कम खर्च करने वाला। खफीफ यानी कम मामूली। आताश यानी रश, लहर दौड़ की कैफियत। नीचा बंद यानी हक्का बनाने तैयार करना। नागरेज बहस जरूरी।
आला अफसर, पदियाना अफ्तार करने वालों की तरह, कंधा पेशानी से खुशी से।